हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस 5th वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आईईसी के बारे में, मतलब इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के बारे में कि ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्या होती है। तो चलिए इसको जानते हैं। It is an independent body of review board or committee constituted of medical and statistics professionals and non-scientific members। मतलब क्या है कि एथिक्स कमेटी जो है ये एक फ्री पैनल होता है कई ग्रुप मेंबर्स का, जो इस चीज़ को एनालाइज करता है कि हमारी जो रिसर्च है उसमें हम लोग सही स्टेप्स का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, उसमें जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, फिर उसमें हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, या हम लोग जिस सैंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो होना चाहिए कि नहीं, उसे हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारी रिसर्च जो है वो प्रॉपर ढंग से की जा रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, जिसको कि हम लोग एथिकल कमेटी कहते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से रिसर्च में हो रही हैं या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो मेडिकल फील्ड के होते हैं, और कुछ क्या होते हैं साइंटिफिक फील्ड के होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नॉर्मल पर्सन होते हैं। नॉर्मल हम लोग उनको इंक्लूड करते हैं मेंबर्स में। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। Its responsibility is to ensure the protection of rights, safety, and well-being of human subjects involved in a trial, and to public assurance of that protection by reviewing and approving the protocol। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एथिक कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, या एथिकल कमेटी की क्या जिम्मेदारी होती है। तो इसमें उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स को हम लोग अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अपने पर्सनल राइट्स होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल सेफ्टी होती है, और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी ट्रायल को कर रहे हैं, उसमें हम लोग कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो उस व्यक्ति को नुकसान दे सकती है, या उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर आ सकते हैं, तो ये एथिकल कमेटी उसको एनालाइज करती है कि यस, ये मेडिसिन आप उसको दे सकते हैं, ये उसके लिए सही पड़ेगी या नहीं, या कोई अगर साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है तो आप उसको उस मेडिसिन को विड्रॉ करेंगे, ना कि उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये एथिकल कमेटी के मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है उसको आपकी रिसर्च को रिव्यू करना, एंड टू पब्लिक एश्योरेंस ऑफ दैट प्रोटेक्शन बाय रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग द प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से वो आपका जो प्रोटोकॉल है, पूरा रिसर्च प्रोसेस है, उसको पूरी तरह से वो रिव्यू करते हैं, और पब्लिक एश्योरेंस मतलब कि जो हम लोग सब्जेक्ट्स ह्यूमन सब्जेक्ट्स को लोगों को यूज़ कर रहे हैं उनको एक तरीके से एश्योरेंस देते हैं कि मतलब इस रिसर्च में उनको जो की जा रही है उसमें उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, या किसी तरह का नुकसान उनको नहीं होना चाहिए हमारी रिसर्च के थ्रू। मतलब एक तरीके से ह्यूमन सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से सेफ रखना ही एथिकल कमेटी की पहली जिम्मेदारी होती है। अब हम लोग देखेंगे कि एथिकल कमेटी जो होती है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ इट विल रिव्यू एंड अप्रूव ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स। इट प्रोवाइड्स safeguard the dignity, rights, safety, and well-being of all potential research applicants.
दोस्तों कभी भी हम लोग कोई रिसर्च शुरू करते हैं तो उसमें शुरुआत में हम लोग को एक सिनॉप्सिस जमा करना होता है। सिनॉप्सिस का मतलब हुआ रिसर्च प्रपोज़ल, मतलब हम जिस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उस विषय के बारे में हम लोग एथिकल कमेटी के सामने अपना प्रपोज़ल रखते हैं। उसको हम लोग सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल कहते हैं। तो ये क्या करती है, एथिकल कमेटी आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है, जिस विषय में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसको रिव्यू करती है कि ये एप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये सब्जेक्ट जो आप ले रहे हैं प्लस उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, डेटा अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर वे में है कि नहीं। प्लस जो आप लोग ह्यूमन सब्जेक्ट्स ले रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, वो आपका एथिकल है कि नहीं, मतलब वो प्रॉपर है कि नहीं, आप उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है ये आईईसी जो है ये इसको देख के रिव्यू करती है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, टू मॉनिटर द रिसर्च प्रोटोकॉल एज पर द इंटरनेशनल एंड लोकल नॉर्म्स सेट बाय अथॉरिटीज़ विच इंक्लूड्स जीसीपी compatibility, पब्लिशिंग, रेगुलर अथॉरिटी। अब एथिकल कमेटी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मतलब इसका दूसरा प्रयोजन क्या होता है कि हमारी जो रिसर्च होती है उसको उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो प्रोटोकॉल हमारे इंटरनेशनल और लोकल नॉर्म्स को पूरा कर रहा है कि नहीं, जैसा कि वहाँ के अथॉरिटीज़ ने सेट किया है वो उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, इसको ये चेक करते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि जीसीपी compatibility। जीसीपी compatibility का मतलब हुआ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस compatibility, मतलब ये पूरी तरीके से इसमें जो क्लिनिकल प्रैक्टिस की जा रही है, मतलब जो भी दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं वो प्रॉपर वे में दी जा रही हैं या नहीं। दूसरी चीज़ हुआ कि ये मतलब कि ये जो ह्यूमन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये compatible है कि नहीं। दूसरा फिर ये है कि ये पब्लिशिंग को देखते हैं कि ये जो रिसर्च है ये कहाँ कहाँ किस तरीके से पब्लिश होनी है। तीसरी चीज़ ये है रेगुलर अथॉरिटी, नॉर्मली मतलब इस रिसर्च को करने की हमको अथॉरिटी है या नहीं। फिर इसके आगे है डेटा एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेबिलिटी बिटवीन कंट्रीज़, मतलब कि जो डेटा इसमें यूज़ हो रहा है उसको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं, उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है अलग अलग देशों के बीच में। दूसरा आगे देखते हैं ये स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी, मतलब है कि जो आपकी रिसर्च की जा रही है वो उन सभी मानकों को पूरा कर रही है कि नहीं, जो मानक या जो प्रोटोकॉल आपके रिसर्च में नेशनली या इंटरनेशनली बताए गए हैं। अब इसमें देखते हैं आगे कॉम्पोजिशन एंड क्वारम ऑफ आईईसी, मतलब आईईसी में का क्या कॉम्पोजिशन होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और उनकी क्या क्या डेजिग्नेशन होती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंस आर द टू हॉलमार्क ऑफ एन आईईसी, मतलब है कि हॉलमार्क का मतलब है कि इसके दो मेन चिन्ह होते हैं। ये दो चिन्ह क्या होते हैं कि पहला चिन्ह ये होता है कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंस होती है, इस पे किसी का दबाव नहीं होता, ये दबाव में आके काम नहीं करती है। दूसरा है कि ये बहुत कॉम्पिटेंस होती है, मीन्स जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो चीज़ सही है वो सही है, मतलब उसको पूरी तरीके से जो गलत चीज़ें हैं उसको नहीं लेना है, उसको नहीं इस्तेमाल करना है। तो ये अपने काम में बहुत ही कॉम्पिटेंस होती है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। अब इसमें देखते हैं इसके क्या मेंबर्स होते हैं। द नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिनिमम 7 और मैक्सिमम 12 to 15, मतलब इसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए आईईसी को फॉर्म करने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 12 से 15 मेंबर्स तक हो सकते हैं। अब आते हैं क्वारम के ऊपर। क्वारम क्या होता है कि 5 मेंबर्स का होता है, मतलब है कि इसमें मिनिमम टू मिनिमम
5 मेंबर्स होने ही चाहिए। मतलब अगर 5 से कम मेंबर्स होंगे तो आपकी एथिकल कमेटी फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्वारम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्वारम जो होता है ये 5 मेंबर्स का होता है। अब इसमें जो चेयरपर्सन होता है जो कि मेन होता है, ये फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि ये जिस जगह रिसर्च हो रही है ये वहाँ का नहीं होता, उस संस्था का नहीं होता, ये दूसरी संस्था का होता है, कहीं बाहर की संस्था का होता है। अब हम इसमें मेंबर्स डिटेल्स के बारे में देखेंगे, तो कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हो गया चेयरपर्सन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये आउटसाइड का होता है। नेक्स्ट है 1 to 2 बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट, मतलब कि जो मेडिकल साइंस में जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो साइंटिस्ट हमें उसमें इंक्लूड करने होते हैं। और फिर तीसरा हो गया 1 to 2 क्लिनिशियन, मतलब कि 1 से 2 जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो होते हैं। चौथा हो गया 1 लीगल एक्सपर्ट और रिटायर्ड जज। तो इसमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो भी लीगल मैटर्स होते हैं ये इन्हीं के द्वारा शॉर्ट आउट होते हैं। ये उसको अच्छे से रिव्यू करते हैं कि इसमें क्या क्या लीगल मैटर्स हो सकते हैं, तो ये अपनी एक्सपर्ट एडवाइस उसमें देते हैं। नेक्स्ट हो गया 1 सोशल साइंटिस्ट और रिप्रेजेंटेटिव और ऑफ नॉन गवर्नमेंट और वॉलेंट्री एजेंसी। इसमें एक सोशल साइंटिस्ट होता है जो सोशल वर्क करते हैं, तो वो किसी भी नॉन गवर्नमेंट या वॉलेंट्री एजेंसी के हो सकते हैं। नेक्स्ट हो गया 1 फिलोसोफर, एथिसिस्ट या थियोलॉजियन। एक फ़िलासफ़र की इसमें हमें आवश्यकता होती है एथिकल कमेटी को फॉर्म करने के लिए। 1 ले पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी, और कोई भी एक नॉर्मल पर्सन होता है जो कम्युनिटी से लिया जाता है, प्लस मेंबर सेक्रेटरी। member secretary is the 8th number member of this ethical committee to form। अब हम लोग आगे देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर IEC अप्रूवल, मतलब IEC जो होता है वो तभी किसी भी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है जब उसमें फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो हैं वो हों। इन डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो एथिकल कमेटी उसको अप्रूव नहीं करती है आपकी रिसर्च को, क्योंकि उसे हर चीज़ को रिव्यू करना होता है एक प्रोटोकॉल के तहत। तो वो पूरी चीज़ को रिव्यू करते हैं, उसके बाद ही फिर आपकी रिसर्च को वो एग्री करते हैं कि हाँ आप लोग आगे इस फील्ड में रिसर्च के लिए जा सकते हैं। तो क्या क्या ज़रूरत होती है देख लेते हैं। पहला हो गया प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया केस रिकॉर्ड फॉर्म, तीसरा हो गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म विद इन्फॉर्म्ड कंसेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट इन लोकल लैंग्वेज। तो आइए इन तीनों को पहले समझ लेते हैं। पहला हो गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब किस तरह से उस रिसर्च को किया जाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये प्रोटोकॉल में आ गया। दूसरा हो गया केस रिकॉर्ड फॉर्म, मतलब कि जो केस है जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, जो उसका एक रिकॉर्ड फॉर्म होता है, उसमें उसको आप फिल करते हैं, उसमें जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो फिल किया जाता है। उसके बाद एथिकल कमेटी उसको रिव्यू करती है कि यस इस केस को लिया जा सकता है कि नहीं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रिव्यू करती है। थर्ड हो गया आपका इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, मतलब कि जिस पेशेंट पे या जिस पब्लिक पे आप लोग एप्लीकेंट पे आप लोग रिसर्च करेंगे तो उसका कंसेंट फॉर्म होता है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि हमें इस रिसर्च में लिया जा रहा है और ये रिसर्च हमारे ऊपर की जाएगी, तो उसका वो एग्री करना चाहिए, मतलब उसका कंसेंट हमको मिलना चाहिए, तो वो फॉर्म हम इसमें लगाते हैं। और इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट इन लोकल लैंग्वेज, मतलब क्या है कि हमने पेशेंट को सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको इस तरीके से ये मेडिसिन इतने समय के लिए दी जाएगी या ये रिसर्च आपके ऊपर इस तरीके से परफॉर्म की जाएगी, तो उसकी भाषा में हमें उसे सब चीज़ बता देना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो इसमें अटैच करना है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर।
अब ये इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। मतलब है कि वो किस तरीके से अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेगा, उसमें क्या-क्या वो मटेरियल लेगा, किस तरीके से सैंपल लेगा, किस तरह से अपनी सैंपल डिज़ाइन को बनाएगा, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करेगा, कहाँ-कहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, किस तरीके से करेगा, वो पूरी चीज़ रिसर्च की अपनी इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर में उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करता है। अब फिर उसके बाद हो गया समरी शीट। समरी शीट में एक समरी बना के अपने केस के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में वो हमको अटैच करना होता है। और फाइनल हो गया आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है कि एग्रीमेंट आपका समय हो गया कि जितने समय के लिए हम इस रिसर्च को कर रहे हैं, उसका जिस संस्था के द्वारा कर रहे हैं या अपने द्वारा ही कर रहे हैं, तो जैसे भी हम उस रिसर्च को कर रहे हैं तो उसका टाई अप जिसे एक तरीके से कहना चाहिए, तो वो एग्रीमेंट आपका उस संस्था के साथ पूरी तरह से हो रखा है और सारे नॉर्म्स क्लियर हैं अच्छी तरीके से, तो इसका एक एग्रीमेंट इसमें अटैच करना होता है। अब आगे देखेंगे कि इसमें आगे देखेंगे एथिकल रिव्यू प्रोसीजर एंड डिसीज़न मेकिंग। अब ये जो एथिकल कमेटी होती है, ये किस तरीके से प्रोसीजर को रिव्यू करती है और किस तरह से अपना डिसीज़न देती है, इसके बारे में देखते हैं। मीटिंग ऑफ आईईसी विल बी हेल्ड आफ्टर रिसीविंग द प्रपोज़ल। अब इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च प्रपोज़ल आने लगते हैं, संस्था के पास होते हैं, उनको वो एथिकल कमेटी को 1 से 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म करती है। तो एथिकल कमेटी जो होती है वो उसको जानकारी हो जाती है कि हमें इस तरह से इस प्रोसेस को हमें रिव्यू करना है। तो उनके मेंबर्स की आपस में जो होती है एक मीटिंग होती है। मीटिंग ऑफ आईसी विल बी हेल्ड आफ्टर रिसीविंग द प्रपोज़ल। फिर नेक्स्ट आता है रिसर्चर विल बी इनवाइटेड टू ऑफर क्लैरिफिकेशन व्हाटएवर नीडेड। अब रिसर्च में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग रिसर्चर के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एथिकल कमेटी उसको जो है बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ उनको डाउट पैदा होता है कि ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कैसे हो रहा है या कैसे हो सकता है, या उसका रिसर्चर की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन जानना चाहते हैं वो, तो वो उनको बुलाते हैं। तो इसमें रिसर्चर अपना क्लैरिफिकेशन देता है कि मैं इस ड्रग को यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अपने क्लैरिफिकेशन को वहाँ पे देते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया एक्सपर्ट्स विल बी इनवाइटेड टू ऑफर देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक रिसर्च प्रपोज़ल। अब जैसे कोई टॉपिक है जिसके बारे में रिसर्च होने जा रही है, तो एक एक्सपर्ट व्यू होता है, मतलब कुछ उससे रिलेटेड जो पैनलिस्ट होते हैं, तो उसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाते हैं। ये आपके उस रिसर्च टॉपिक के विषय में अपना ओपिनियन देते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन जिसे कहना चाहिए। एक्सपर्ट ओपिनियन ये देते हैं कि हाँ, इसमें यहाँ इस तरीके से और सुधार हो सकता है, या इस तरीके से ऐड कर सकते हैं हम नई चीज़ों को, या जो चीज़ें इसमें गलत लगती हैं वो उसको हटा भी सकते हैं। तो वो अपना ओपिनियन बताते हैं। उसमें उनको अनुमति नहीं होती है किसी भी चीज़ को काटने की या उसमें जो है डिलीट करने की, लेकिन वो अपने ओपिनियन को रखते हैं, अपने ओपिनियन को पेश करते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया मेंबर्स विल डिस्कस द वेरियस इश्यूज़ बिफोर अराइविंग एट कॉन्सेंसस डिसीजन। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कोई भी इशू जो कि उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, या इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके, या इसमें यहाँ पे जो है क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो वो आपस में बैठ के फिर डिस्कस करते हैं उस वेरियस इशूज़ के ऊपर, और फिर अपना एक डिसीज़न देते हैं, एक डिसीज़न तक पहुँचते हैं, फाइनल डिसीज़न देते हैं। अब ये जो डिसीज़न है ये 3 तरीके का हो सकता है। उसमें या तो आपके रिसर्च प्रपोज़ल को वो अप्रूव करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, और या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, उसको रिवाइज़ करने के लिए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डिसीज़न विल बी कम्युनिकेटेड बाय मेंबर सेक्रेटरी इन राइटिंग। तो अपना जो डिसीज़न होता है वो मेंबर सेक्रेटरी को लिखित रूप में उसको कन्वे करते हैं। फिर नेक्स्ट है सजेशंस फॉर मॉडिफिकेशन शुड बी सेंड बाय आईईसी। अब उसमें अगर किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो आईईसी जो होती है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, ये अपने
सजेशंस को उसमें भेजती है कि आप इसमें क्या क्या मॉडिफाई करें, क्या क्या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है आपके रिसर्च प्रपोज़ल में। फिर नेक्स्ट है रीज़न फॉर रिजेक्शन शुड बी इन्फॉर्म टू द रिसर्चर। अब इसमें अगर आपकी किसी कारणवश आपकी रिसर्च प्रपोज़ल जो है कि रिजेक्ट हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को लिया और उस टॉपिक के ऊपर पहले ही रिसर्च हो चुकी है और उसी सारी ड्रग्स को यूज़ करते हुए और उसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने दोबारा से अगर किसी भी रिसर्च को दोबारा से उठा लिया करने के लिए, तो वो एक डुप्लीकेशन हो गया, उसका रिपीटिशन हो गया, तो उसमें वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं रिसर्च को। तो वो उनको लिखित रूप में वो इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ ये कारण है, इसकी वजह से आपका रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट किया गया है, तो वो कारण भी बताते हैं। फिर है द डिसीज़न विल बी माइन्यूटेड एंड चेयरपर्सन्स अप्रूवल टेकन इन राइटिंग। और फाइनली जो डिसीज़न उनका रहता है एथिकल कमेटी का, वो फिर चेयरपर्सन उसको अप्रूव करता है, उसके बाद लिखित रूप में वो सबके पास चला जाता है। इसीलिए इसमें चेयरपर्सन जो होता है वो एक बाहरी संस्था का व्यक्ति होता है, क्योंकि आप उसमें बायस होकर किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आईईसी का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसको अपना लाइक दे सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में जानेंगे कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे तैयार किया जाता है।